नमस्कार, मैं हूं विद्यासागर। स्वागत है आप सभी का देवभूमि समाचार में। और सबसे पहले देहरादून से खबर है, जहां पर सीएम तीरथ सिंह रावत की प्रेस कॉन्फ्रेंस आज हुई, यानी कि कुंभ का आज से आगाज हो गया है। महाकुंभ हिंदुओं की आस्था का केंद्र है, ये मुख्यमंत्री कह रहे थे। कुंभ मेले में गाइडलाइन का पालन करना जरूरी, ज्यादा सख्त नहीं, कुंभ में आने वाले आए। सीएम ने श्रद्धालुओं से अपील की है कि आप कुंभ में आइए, स्वेच्छा से आइए, आस्था की डुबकी लगाइए, लेकिन जो गाइडलाइंस है वो जरूर पालन करें। श्रद्धालुओं को अच्छी व्यवस्था देना सरकार की प्राथमिकता है। मास्क, सैनिटाइजर की पूरी व्यवस्था की जाएगी। हरिद्वार कुंभ में पहली बार हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा होगी। अखाड़ों को उनकी इच्छानुसार भूमि उपलब्ध कराई जाएगी। भारत सरकार से राज्य को पूरा सहयोग मिल रहा है। नमामि गंगे के तहत 58 करोड़ की राशि भी मिली है। नमामि गंगे के तहत कुंभ के लिए 100 करोड़ स्वीकृत हुए। केंद्र सरकार ने कुंभ के लिए 325 करोड़ स्वीकृत किए। श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा के मद्देनजर पुख्ता इंतजाम भी किया गया है। साधु संतों तो केंद्र सरकार ने कुंभ के लिए 325 करोड़ स्वीकृत किए हैं। मुख्यमंत्री ये कहते हुए श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा के मद्देनजर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। साधु संतों भक्तों को समस्या न हो, इसके लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध है। और फहीम तनहा जुड़ गए इस वक्त हमारे साथ, रेजिडेंट एडिटर फहीम तनहा जी। निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री लगातार ये प्रयासरत हैं महाकुंभ को सफल करने के लिए, और निर्देश भी दे रहे हैं कोरोना के मद्देनजर, और श्रद्धालुओं से अपील भी कर रहे हैं कि आप आइए, आपका स्वागत है। और सरकार की प्राथमिकता है आपको सुरक्षित भेजना, या फिर सैनिटाइजर हो या मास्क हो। क्या क्या आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जो उन्होंने संबोधित किया है, क्या क्या उसमें खास बातें रही? देखिए, मुख्य तौर पर अगर हम सीएम की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को देखते हैं तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कुंभ को लेकर के फोकस रही है। और मुख्य तौर पर सीएम ने ये कहा है कि श्रद्धालुओं को किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इसको लेकर के अब पूरे प्रयास किए जा रहे हैं। क्योंकि महाकुंभ 12 वर्ष में आता है और आस्था का कुंभ है, और ऐसे में हालांकि कोरोना से संबंधित कोरोना काल में ये हो रहा है, उस ख्याल भी रखा जाना है, लेकिन व्यवस्थाओं को दुरुस्त रखना और किसी को दिक्कत ना होने देना भी सरकार कर रही है। और उन्होंने कुंभ शुरू होने पर सबको शुभकामनाएं, बधाई भी दी है। और एक और जो महत्वपूर्ण बात है वो आजादी के 75 वर्ष को होने को लेकर उन्होंने चर्चा की है। जिसमें अमृत महोत्सव जो भारत देश में शुरू हो रहा है, को लेकर के बात की है। 75 सप्ताह तक विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिसका असर उत्तराखंड में भी देखने को मिलेगा। लिहाजा दो विषयों पर मुख्य तौर पर मुख्यमंत्री तीरथ रावत ने संदेश दिया है, और एक दिव्य, भव्य और सुरक्षित कुंभ का एक संदेश दिया है, और इसकी कोशिश को लेकर के बात की जी। विधिवत तौर पर कहें तो आज से कुंभ मेले का आगाज हो चुका है, और इस आगाज के साथ ही और क्या क्या निर्देश दिए गए हैं और किस तरीके के आज सुबह से शाम तक बीता? देखिए, कुंभ का औपचारिक तौर पर, आधिकारिक तौर पर आगाज हो चुका है आज से। और हमने देखा कि कुंभ हरिद्वार की तस्वीर कुछ बदली हुई है। श्रद्धालुओं की तादाद धीरे धीरे बढ़ रही है, और उसमें उत्साह देखने को मिला है, चाहे साधु संतों में अखाड़ा परिषद के अंदर, या फिर जो अखाड़े हैं उनके जो क्रियाकलाप रहे हैं। और दूसरा जो घाट हम देखा कि लगातार भीड़ श्रद्धालुओं की बढ़ रही है। और दूसरी तरफ अगर हम कहें तो जो कोरोना के देखिए फहीम तनहा जी को लेकर के जी फहीम तनहा जी, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि केंद्र सरकार की तरफ से भी विशेष जो पैकेज है वो दिया गया है। कुंभ को लेकर पैसे दिए गए हैं, और अभी भी वहां पर, यानी कि हरिद्वार में जो कैंप, चाहे जहां व्यवस्थाएं की बात करें, मुख्यमंत्री उस पर क्यों नहीं बोलते हैं? अधूरे क्यों पड़े हैं सारी तैयारियां? प्रश्न दोहराएं जी, हम ये आपसे जानना चाहते हैं कि केंद्र सरकार की तरफ से भी लगातार सहयोग दिए जा रहे हैं, फंड की कोई कमी नहीं है, फंड भी रिलीज किए जा रहे हैं, आखिरकार दिक्कत कहां आ रही है? तैयारी क्यों नहीं हो पा रही है? मुख्यमंत्री इस पर क्यों नहीं बोल रहे हैं? क्योंकि साधु संत जो भी हमारे साथ बात करते हैं, बैठते हैं हमारे कार्यक्रम में, या फिर उनसे जो भी कोई पूछते हैं, तो वो अपनी नाराजगी जताते हुए नजर आते हैं। देखिए, जहाँ तक फंड की बात है, वो नमामि गंगे के तहत ही 58 करोड़ केंद्र से मिला। इसके अलावा जो 25 करोड़ रुपया सरकार ने और दिया है, जो अलग है
इस तरह से फंड की तो बिल्कुल ठीक है कि फंड काफी मिल रहा है कुंभ के लिए, लेकिन जहाँ तक बात है कार्य, तो कार्य निश्चित तौर पर कुछ कार्य है जो उस तरीके से चलिए, पूरे नहीं दिक्कतें है, हैं, जिसके काफी सवाल दिक्कतें हैं और दिक्कत को उठते ठीक रहे करने हैं। की कोशिश की जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। और हम उम्मीद करते हैं कि चूंकि मात्र 30 दिन यानी आज से जो आधिकारिक तौर पर मेला की शुरुआत हुई है, ये ज्यादा दिन नहीं, माने 30 अप्रैल तक ही है और इस बीच में ही सब कुछ करना है। साधु संत वहां पर आना शुरू कर दिए हैं और 12 अप्रैल को शाही स्नान होना है और इसमें उम्मीद की जा रही है कि करोड़ों लोग स्नान करेंगे। तब तक सारी व्यवस्थाएं वहां ठीक हो जाए। आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से चिकित्सा, स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा विभाग की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए दूरस्थ क्षेत्रों तक स्वास्थ्य सुविधाओं को सुधारने के लिए विशेष प्रयास किए जाएं। स्वास्थ्य विभाग में रिक्त पदों के लिए शीघ्र अधियाचन भेजे जाए। जिन पदों पर भर्ती प्रक्रिया गतिमान है उनमें तेजी लाई जाए। मुख्यमंत्री ने 75 दिनों के अंतर्गत चिकित्सा एवं चिकित्सा शिक्षा के सभी संवर्गों की सेवा नियमावली बनाने तथा रिक्त पदों पर शीघ्र भर्ती प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश भी दिए हैं। न्याय पंचायत स्तर तक एएनएम की व्यवस्था की जाए एवं उन्हें आवश्यक दवाइयों का किट भी उपलब्ध कराया जाए। मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर में और कमी लाने के प्रयास किए जाएं। राज्य के जिन जनपदों में बाल लिंगानुपात में पिछले कुछ सालों में कमी आई है, ऐसे जनपदों में बाल लिंगानुपात में सुधार लाने के लिए विभिन्न माध्यमों से जागरूकता अभियान भी चलाया जाए। राज्य के दूरस्थ क्षेत्रों से बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध हों, इसके लिए ऐसे क्षेत्रों में चिकित्सकों की नियुक्ति भी की जाए। ये तमाम बातें आज कह रहे थे। वहीं बीजेपी ने स्टार प्रचारकों की सूची जारी की है। सल्ट उपचुनाव के चुनाव में स्टार प्रचारकों की संशोधित सूची केंद्रीय निर्वाचन आयोग को बीजेपी ने भेज दी है। सूची में त्रिवेंद्र सिंह रावत और विजय बहुगुणा का नाम शामिल है। पहली सूची में त्रिवेंद्र सिंह रावत, विजय बहुगुणा का नाम नहीं था। नाम बीजेपी प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने प्रिंटिंग मिस्टेक बताया, यानी कि नाम नहीं होने के कारण बवाल शुरू हुआ और बवाल के बाद उन्होंने कहा कि ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, उनका नाम तो सबसे पहले है। प्रचार के लिए बीजेपी ने 30 स्टार प्रचारकों की सूची जारी की है। आपको बता दें कि कांग्रेस ने भी 30 स्टार प्रचारकों की सूची जारी की है। सूची में केंद्रीय मंत्री के रूप में रमेश पोखरियाल निशंक भी शामिल हैं। प्रदेश प्रभारी और सह प्रभारी के अलावा सभी उत्तराखंड के नेता शामिल हैं। श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी और माननीय श्री विजय बहुगुणा जी हमारे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और वो पूर्व से ही भारतीय जनता पार्टी की स्टार प्रचारकों की सूची में रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय नेतृत्व के द्वारा जारी स्टार प्रचारकों की सूची में उनको भी शामिल किया गया है, लेकिन त्रुटिवश उनका नाम प्रिंटिंग में नहीं आ पाया, लेकिन केंद्र के द्वारा उनको स्टार प्रचारक सूची में शामिल किया गया है। कि त्रिवेंद्र सिंह रावत और विजय बहुगुणा के नाम पहले बार में, यानी कि स्टार प्रचारक की सूची जो जारी की गई थी उसमें नहीं था और इसको लेकर कई लोगों ने आपत्ति जताई। फिर जो बीजेपी कार्यालय से जो बात कही गई है वो ये कि प्रिंटिंग मिस्टेक के कारण उनका नाम नहीं छपा था, उनका नाम हमने भेजा था। आपको बता दें कि 30 लोगों के नाम सूची में जारी किए गए हैं जो सल्ट उपचुनाव के लिए स्टार प्रचारक होंगे। पहली सूची में त्रिवेंद्र सिंह रावत, विजय बहुगुणा का नाम शामिल नहीं किया गया था, लेकिन इसे मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने प्रिंटिंग मिस्टेक बताया। फिलहाल इसे फिर से जारी किया गया है सुधार करके और त्रिवेंद्र सिंह रावत और विजय बहुगुणा दोनों के नाम शामिल हैं और प्रदेश प्रभारी, सह प्रभारी के अलावा सभी उत्तराखंड के नेता इसमें शामिल हैं। केंद्रीय नेतृत्व की अगर बात कर ली जाए तो प्रचारकों की सूची जारी की गई है सल्ट उपचुनाव के लिए। एक बार आपको फिर से बता दें कि स्टार प्रचारकों की संशोधित सूची केंद्रीय निर्वाचन आयोग को बीजेपी ने भेज दी है और सूची में त्रिवेंद्र सिंह रावत, विजय बहुगुणा का नाम भी शामिल कर दिया गया है। बीजेपी प्रदेश मीडिया प्रभारी ने इसे मनवीर चौहान ने प्रिंटिंग मिस्टेक बताया था। फिलहाल आपको बता दें कि बीजेपी ने 30 स्टार प्रचारकों की सूची जारी की है और सूची में केंद्रीय मंत्री के रूप में रमेश पोखरियाल निशंक भी शामिल हैं। प्रदेश प्रभारी, सह प्रभारी
अलावा सभी उत्तराखंड के जो बड़े नेता हैं वो स्टार प्रचारक की सूची में शामिल हैं। आगे बढ़ते हैं। सीएम तीरथ की पत्नी रश्मि रावत भी कोरोना पॉजिटिव पाई गई हैं। डॉक्टर्स की निगरानी में खुद को किया होम आइसोलेट। हल्की खांसी की शिकायत के बाद कराया गया था कोरोना टेस्ट। जिले में कोरोना संक्रमितों की संख्या 171 के पार। एक बार आपको फिर से बता दें कि तीरथ सिंह रावत पहले से कोरोना पॉजिटिव हैं और सारे कार्य वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कर रहे हैं। लेकिन खबर है कि उनकी पत्नी रश्मि रावत भी कोरोना पॉजिटिव पाई गई हैं। हल्की खांसी के बाद उन्हें भी कोरोना टेस्ट करवाया गया था, लेकिन उस रिपोर्ट में पॉजिटिव पाया गया है और इसके बाद होम आइसोलेट कर दिया गया है। तो डॉक्टर्स की निगरानी में खुद को होम आइसोलेट करनी है रश्मि रावत। हल्की खांसी की शिकायत के बाद कोरोना टेस्ट करवाया गया था और रिपोर्ट में पॉजिटिव पाई गई हैं रश्मि रावत। तो देहरादून से आपको बता दें कि कोरोना को लेकर लगातार खबर है और कोरोना का बम लगातार विस्फोट हो रहा है। पिछले 24 घंटे की बात कर लीजिए तो 500 से ज्यादा लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। कोरोना एक्टिव मरीजों की संख्या 2236 पर पहुंच गई है। 24 घंटे में 2 कोरोना पॉजिटिव मरीजों की मृत्यु भी हो गई है। कोरोना पॉजिटिव की संख्या 1 लाख के पार पहुंच रही है और ये आपको बता दें कि 19,863 लोगों के सैंपल टेस्टिंग के लिए भी भेज दिए गए हैं। तो 24 घंटे में 293 नए मामलों की पुष्टि हुई है, 4 की मौत हो गई है। जो खबर आ रही है, जो हमारे टेलीविजन स्क्रीन पर इस वक्त चल रहा है ब्रेकिंग में, प्रदेश में एक्टिव मामलों की संख्या अगर कह दी जाए तो लगभग 1800 है। कुल मरीजों की संख्या 1 लाख से ज्यादा है। हरिद्वार में लगातार बढ़ रहा है कोरोना का कहर और इसलिए अगर आप कुंभ मेले में आस्था की डुबकी लगाने जाना चाहते हैं तो आप कोरोना रिपोर्ट लेके पहुंचे, कोरोना टेस्ट करवा के जाएं, क्योंकि हाईकोर्ट ने निर्देश भी दिया है कि रोजाना 50,000 लोगों की टेस्ट होनी चाहिए कोरोना को लेकर। और इस वक्त कोरोना पॉजिटिव की संख्या 1 लाख से ज्यादा पहुंच गई है। 19,863 लोगों के सैंपल टेस्टिंग के लिए भेजे गए हैं। उत्तराखंड से खबर है, उत्तराखंड में कोरोना का बम विस्फोट लगातार देखने को मिल रहा है और पिछले 24 घंटे में 500 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। कोरोना एक्टिव मरीजों की संख्या की अगर बात कर ली जाए तो 2236 के पार है और 2 कोरोना पॉजिटिव मरीजों की मृत्यु भी हो गई है 24 घंटे के भीतर की ये रिपोर्ट हम आपको बता रहे हैं। और फिलहाल पूरे उत्तराखंड की बात कर ली जाए तो 1 लाख से ज्यादा इस वक्त कोरोना पॉजिटिव मरीज हैं। आगे बढ़ते हैं। देहरादून रेलवे स्टेशन पर कोरोना टेस्टिंग कराया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग सुबह से 3 ट्रेनों के 25 यात्री कोरोना पॉजिटिव मिल चुके हैं। यानी कि जो सुबह से जो टेस्टिंग शुरू हुई है उसमें यह कहा जा रहा है कि रेल से जो उतरने वाले यात्री हैं उसमें से 25 लोग अभी तक कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। कोरोना पॉजिटिव यात्रियों को लेकर लापरवाही हो रही है। सभी यात्रियों का टेस्ट करने के बाद गंतव्य के लिए रवाना किया जा रहा है। स्टेशन की टीम सीएमओ कार्यालय को भेज रही है सभी टेस्टिंग रिपोर्ट्स। जो हमारा बात करो मॉर्निंग से जो अभी तक हमारे पास तीन से 4 ट्रेनें आ चुकी है, इनमें अभी तक रिजल्ट पाए गए वो कम से कम 25 से 26 लोग पॉजिटिव आ चुके हैं। तो अभी हमने आगे प्रोसेस कर लिया, आगे हमने रिपोर्ट आगे मतलब कंपनी और कंपनी से आगे मतलब सीएमओ कार्यालय के लिए रिपोर्ट भेज दी है। अभी जो आप जैसा नहीं है तो रिपोर्ट बनने के बाद हम उसे उनके पास पहुंच गई थी। अब से हम अब आगे जो भी कंपनी है या सीएमओ कार्यालय है वहाँ पर रिपोर्ट अभी थोड़ी देर में पहुँचना। तो जैसे लोग पॉजिटिव आ जाते हैं जो भी हमारे पास एड्रेस होता है उस एड्रेस के साथ बाकी टीम आती है और उनको वहाँ से चाहे क्वारंटीन के लिए होम क्वारंटीन में चाहे फिर हॉस्पिटल वगैरह में उनको क्वारंटीन करना हो तो साथ विभाग की टीम आगे प्रोसेस। पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत अपने 2 दिवसीय दौरे पर जनपद पौड़ी पहुंचे। आज उन्होंने पौड़ी स्थित एशिया के सबसे ऊंचे राष्ट्रीय स्टेडियम का निरीक्षण किया। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि उत्तराखंड के सबसे ऊंचे स्टेडियम राशि में आने वाले खिलाड़ी के लिए यह स्टेडियम वरदान सिद्ध होगा। उन्होंने कहा कि इसमें मैदानी इलाकों से आने वाले ओर से पहाड़ के युवा जब यहां प्रशिक्षण लेकर मैदानी इलाकों में जाएंगे
तो उन्हें एक अलग ही अनुभव यहां प्राप्त होगा। उन्होंने कहा कि विशेष तौर पर एथलीट खिलाड़ी के लिए यह स्टेडियम बहुत लाभकारी है। उन्होंने बताया कि इस स्टेडियम से पुलिस विभाग, युवा कल्याण विभाग, फॉरेस्ट विभाग आदि के कर्मचारी भी यहां पर प्रशिक्षण ले सकेंगे। इसके साथ ही त्रिवेंद्र रावत ने त्वाली झील का भी निरीक्षण किया। उन्होंने कार्यदायी संस्था को समय सीमा के अंदर निर्माण कार्य पूरे करने के निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि झील बन जाने से जनपद पौड़ी में पर्यटकों की आवाजाही बढ़ेगी और प्रदेश सरकार का मकसद है कि जनपद पौड़ी में खाली होते गांवों को फिर से आबाद किया जा सके, जिससे यहां पर पलायन पर रोक लगाई जा सकेगी। हमारा हाई एल्टीट्यूड स्पोर्ट्स की दृष्टि से बहुत ही आइडियल है, आदर्श है। और यहाँ पर जो भी खिलाड़ी प्रशिक्षण लेंगे, जो भी यहाँ पर अभ्यास करेंगे, तो जब वो खेलों की प्रतिस्पर्धा के लिए यहाँ से बाहर जाएंगे, मैदानी क्षेत्रों में जाएंगे, तो उनको एक अलग उनको एहसास होगा। उनका जो अभ्यास है वो हाई एल्टीट्यूड का उनका अभ्यास बना रहे। हमारे जो एडवेंचर से जुड़े हुए SDRF है, जो आपदा प्रबंधन में जो बल हमारे काम आते हैं, उनके लिए बहुत उपयुक्त स्थान होगा। और मुझे लगता है कि यहाँ पर केवल उत्तराखंड के नहीं, अगर हम लोगों ने ठीक से इसका प्लानिंग किया तो बाहर से भी यहाँ पर लोग प्रशिक्षण के लिए आना चाहिए। वहीं सल्ट विधानसभा उपचुनाव के प्रत्याशी का नामांकन रद्द कर दिया गया है। उत्तराखंड क्रांति दल के प्रत्याशी हैं मोहन उपाध्याय। प्रत्याशी का उत्तराखंड निर्वाचन नामावली में दर्ज नहीं था नाम। प्रत्याशी का नाम दर्ज न होने से नामांकन पत्र रद्द कर दिया गया। सल्ट विधानसभा उपचुनाव के लिए उत्तराखंड क्रांति दल के प्रत्याशी मोहन उपाध्याय का नामांकन रद्द हो गया है। बता दें कि उम्मीदवार का नाम उत्तराखंड निर्वाचन नियमावली में नहीं होने के चलते नामांकन रद्द किया गया, जबकि बाकी के सभी प्रत्याशियों के नामांकन सही पाए गए हैं। सल्ट उपचुनाव के लिए अब 7 प्रत्याशी मैदान में हैं। रिटर्निंग ऑफिसर राहुल शाह ने बताया कि उक्रांद के प्रत्याशी मोहन उपाध्याय का उत्तराखंड निर्वाचन नियमावली में नाम कहीं दर्ज नहीं था, जिसके चलते उनका नामांकन पत्र रद्द कर दिया गया। वह 7 प्रत्याशियों के नामांकन पत्र बिल्कुल सही पाए गए हैं। अब बीजेपी से महेश जीना, कांग्रेस से गंगा पंचौली, उत्तराखंड परिवर्तन पार्टी से जगदीश चंद्र, PPI डेमोक्रेटिक पार्टी से नंदकिशोर, निर्दलीय सुरेंद्र सिंह भंडारी, सबजन स्वराज पार्टी के शिव सिंह रावत और निर्दलीय पान सिंह प्रत्याशी मैदान में हैं। हरिद्वार में आस्था के महाकुंभ मेले का आगाज आज से हो गया है। कोरोना महामारी को लेकर ऐसा पहली बार हुआ है जब मेला की अवधि घटाकर सिर्फ 30 दिन के लिए कर दिया गया है। सरकार के सामने एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि हाईकोर्ट के आदेश के बाद रोजाना 50,000 लोगों का कोरोना टेस्ट भी कराना है। इन सब के बीच एक खास संयोग भी है जब 83 साल बाद हरिद्वार में 11 साल पर कुंभ का आयोजन हुआ है। ये पूरी रिपोर्ट देखिए। हरिद्वार में आस्था के महापर्व कुंभ मेले की शुरुआत आज से हो गई है। ये मेला 30 अप्रैल तक जारी रहेगा। ऐसा पहली बार हुआ है जब कोरोना महामारी की वजह से मेले के दिन में भी कटौती की गई है। इसके अलावा हर साल कुंभ के दौरान गंगा में स्नान करने के लिए श्रद्धालुओं की जबरदस्त भीड़ उमड़ती थी, लेकिन इस बार कोरोना की वजह से लोगों की भीड़ ना के बराबर दिख रही है। लोगों में कोरोना का खौफ तो है ही, लेकिन सरकार का फरमान भी किसी खौफ से कम नहीं है। गाइडलाइंस के अनुसार कुंभ में आने वाले लोगों को 72 घंटे पहले की कोरोना निगेटिव रिपोर्ट साथ लानी होगी या टीकाकरण रिपोर्ट दिखाना होगा, तभी आप आस्था की डुबकी लगा सकते हैं। उच्च न्यायालय ने सरकार को यह भी निर्देश दिया है कि हर दिन 50,000 लोगों को कोविड-19 की जांच कराना अनिवार्य है। 83 साल बाद कुंभ के दौरान बना यह संयोग। ऐसा पहली बार हुआ है जब कुंभ मेला इस बार 12 साल की बजाय 11वें साल में आयोजित हुआ है। पहले कुंभ मेला 2022 में आयोजित होने वाला था, लेकिन ग्रह चाल के कारण यह संयोग 1 साल पहले ही बन गया। इसलिए हरिद्वार कुंभ 2021 में ही हो रहा है। 83 वर्षों में ऐसा पहली बार हुआ है जब कुंभ मेला 11वें साल में आयोजित किया जा रहा है। इससे पहले इस तरह की घटना साल 1938 में हुई थी। क्या होता है शाही स्नान और क्या है इसका महत्व? हिंदू धर्म में कुंभ स्नान का विशेष महत्व बताया गया है।
ऐसी मान्यता है कि अगर कोई व्यक्ति कुंभ के दौरान गंगा स्नान या अन्य पवित्र नदियों में स्नान करता है तो उसके सभी पाप समाप्त हो जाते हैं और व्यक्ति के लिए मोक्ष प्राप्ति के द्वार खुल जाते हैं। तो वहीं अगर आप कुंभ के दौरान होने वाले शाही स्नान के दिन स्नान करते हैं तो ऐसी मान्यता है कि व्यक्ति को अमृत के समान पुण्य की प्राप्ति होती है, शरीर और आत्मा शुद्ध हो जाती है, रोग विकार समाप्त हो जाता है। वहीं साधु संतों को अपने तपोकर्मों का विशिष्ट फल मिलता है। शाही स्नान करने जाते समय साधु संत अपनी अपनी परंपरा अनुसार हाथी या घोड़े पर सवार होकर बैंड बाजे के साथ या फिर रास्सी पालकी में निकलते हैं। आगे नागाओं की फौज होती है और पीछे महंत मंडलेश्वर, महामंडलेश्वर और आचार्य महामंडलेश्वर होते हैं। शाही स्नान कुंभ का सबसे बड़ा आकर्षण होता है और पवित्र स्नान के बाद साधु संत आसपास के मंदिरों के दर्शन कर अपने मूल स्थान लौट जाते हैं। लेकिन कोरोना महामारी को लेकर क्या यह आकर्षण इस बार देखने को मिलेगा? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। और खबर रुड़की से कुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं की कोविड जांच शुरू कर दी गई है। नारसन बॉर्डर पर सभी श्रद्धालुओं की कोविड जांच चल रही है। पिछले 2 हफ्ते से बॉर्डर पर हो रही थी कोविड जांच। बॉर्डर पर सुरक्षा के किए गए हैं कड़े इंतजाम। भारी पुलिस बल को भी तैनात किया गया है। जांच सेंटर कम होने की वजह से लोगों को काफी परेशानी भी उठानी पड़ रही है। ये नारसन बॉर्डर में परसों शाम से जो है सैंपलिंग का काम चल रहा है। तो हमारी सरकारी टीम भी बैठी है और प्रिफर्ड लैब वाले जो हमारे प्राइवेट लैब्स हैं उन लोग के द्वारा भी सैंपलिंग का काम किया जा रहा है। तो लगातार सैंपलिंग चल रही है और अगर कोई केस पॉजिटिव आता है इसमें तो हम उसको यहीं से वापस भेज रहे हैं उसकी मूल स्थान पे। तो व्यवस्था ये है कि अब बाकी सैंपलिंग एकदम लगातार चल रही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। एंटीजन टेस्टिंग हम लोग यहाँ कर रहे हैं। जो बाहर से आ रहे पहले उनसे रिपोर्ट मांगा, अगर उनकी 72 घंटे के अंदर की रिपोर्ट है तब तो हम उसके आधार पर तय करते हैं कि उनको आगे जाना है नहीं जाना है, और नहीं है तो यहाँ टेस्ट करा के फिर हम डिसाइड करते हैं कैसे उनको आगे करना है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन आप बने रहें न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।